आज के इस सेशंस में हम लोग टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज सच ए टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। आप यहाँ पे देखेंगे कि जो पहला एग्जाम्पल हमने लिया है इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और इस केमिकल रिएक्शंस के ड्यूरेशंस में आप पा रहे हैं कि एक ही आपको प्रोडक्ट मिल रहा है और इस कारण से इस केमिकल रिएक्शंस को आप लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कह सकते हो। दूसरा जो एग्जांपल है हमारा ये फॉर्मेशन ऑफ वाटर का है और इस रिएक्शंस के भी ड्यूरेशंस में आप देखेंगे कि वाटर का मॉलिक्यूल्स आपको मिल रहा है और यहाँ पर भी एक सिंगल प्रोडक्ट ही हमें मिल रहा है। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज आल्सो काउंट एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जो थर्ड रिएक्शंस है ये थर्ड रिएक्शंस हमारा कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर का है। इस रिएक्शंस में आप देखेंगे कि कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है और यहाँ पर भी आपको एक सिंगल प्रोडक्ट ही मिल रहा है। तो दीज ऑल थ्री आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये जो लास्ट का एग्जाम्पल हमने लिया है इसका एक डे टू डे लाइफ में भी एप्लीकेशन है। डे टू डे लाइफ में अगर हम लोग व्हाइट वॉशिंग करते हैं तो इस व्हाइट वॉशिंग में हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड का यूज करते हैं और यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके जो एक केमिकल सब्सटेंस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना मिलता है इसके एक्वस सॉल्यूशंस को हम लोग वॉल के ऊपर में ब्रश के हेल्प से लगा देते हैं और आप पाएंगे कि 2-3 दिन के बाद आपका वॉल शाइनी नेचर का हो जाएगा और शाइनी नेचर का होने का कारण जो है वो उसके पीछे का कारण ये केमिकल रिएक्शंस है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है और इसी कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन के कारण आपके वॉल जो है वो शाइनी व्हाइट कलर की हो जाती है। तो इस तरीके से हम लोग इस केमिकल रिएक्शंस का अपने डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हैं। आप पाएंगे कि बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होते हैं जो कि एक्सोथर्मिक नेचर के होते हैं। एक्सोथर्मिक कहने का मेरा मतलब है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी रिलीज हो और इस तरीके के रिएक्शंस को हम लोग एक्सोथर्मिक कहते हैं। तो जनरली कॉम्बिनेशन रिएक्शंस एक्सोथर्मिक नेचर के होते हैं बट आप ये नहीं कह सकते हो कि सारे के सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक ही होते हैं बट जनरली जो हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हैं वो एक्सोथर्मिक नेचर के हो सकते हैं। यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के और ये सारे एग्जाम्पल आप देखेंगे कि एक्सोथर्मिक नेचर के तो हैं बट उनको कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कैटेगरी में हम लोग नहीं रख सकते हैं। पहला जो हमारा एग्जाम्पल है ये बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस का है। तो नेचुरल गैस को जब आप बर्न करोगे तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, साथ में आपको हीट भी मिलेगा और इस कारण से इस वाले रिएक्शंस को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन के कैटेगरी में रख सकते हैं। दूसरा हमारा रिएक्शन रिस्पिरेशन है और रिस्पिरेशन रिएक्शंस के ड्यूरेशंस में भी आप देख रहे हो कि एनर्जी आपको मिल रही है और इस कारण से रिस्पिरेशन रिएक्शन इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दूसरे और भी हम लोग एग्जांपल्स ले सकते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ द वेजिटेबल मैटर। अगर आपका वेजिटेबल मैटर डिकम्पोज हो रहा है तो उस ड्यूरेशंस में भी एनर्जी रिलीज होती है। तो इस एग्जाम्पल को भी हम लोग एक्सोथर्मिक नेचर का कह सकते हैं। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक। अब हम लोग नेक्स्ट वाले स्लाइड में डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो किसी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक होता है। आप देखोगे कि यहाँ पे हमने एक सब्सटेंस फेरस सल्फेट लिया है और इस फेरस सल्फेट को जब आप हीट सप्लाई करोगे तो हीट के प्रेजेंस के कारण ये फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में ब्रेक हो जाएगा और इस कारण से इस वाले केमिकल रिएक्शंस को हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कह सकते हैं। अब यहाँ पे जो आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है इट इज टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसीलिए इस तरीके के डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कह सकते हैं। जो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है ये कैल्शियम कार्बोनेट का है और कैल्शियम कार्बोनेट को भी जब आप हीट सप्लाई करोगे तो हीट सप्लाई करने के कारण कैल्शियम कार्बोनेट आपका सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो ये भी
एग्जाम्पल हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। जो थर्ड एग्जाम्पल हमने लिया है ये लेड नाइट्रेट का लिया है। लेड नाइट्रेट भी एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है और इसको अगर बॉइलिंग ट्यूब में आप रख के फिर से बर्नर के हेल्प से गर्म करोगे तो आपका लेड नाइट्रेट, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाएगा और आपको बॉइलिंग ट्यूब से ब्राउन कलर की फ्यूम निकलती हुई दिखेगी और ये ब्राउन कलर की जो फ्यूम है ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की है। और ये भी जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है ये हीट के प्रेजेंस में हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो कॉल्ड एज थर्मल डिकम्पोजिशन। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा ही जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है वो हीट के प्रेजेंस में ही होता है, कभी कभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी के भी प्रेजेंस में हो सकता है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी कह सकते हैं आप उसको, उसके प्रेजेंस में भी हो सकता है। यहाँ पे देखेंगे कि अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स से आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाओगे तो आपका वाटर का मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में ब्रेक हो जाएगा। और इस रिएक्शंस को आपको करवाने के लिए आपको एक प्लास्टिक की मग लेनी पड़ेगी। इस प्लास्टिक के मग में आप डिस्टिल्ड वाटर लोगे, यहाँ पे 2 होल कर लेना है इसके बेस में, जहां पे आप कॉर्क के हेल्प से 2 टेस्ट ट्यूब को फंसा सकते हैं और इसी टेस्ट ट्यूब में हमने ग्रेफाइट की 2 रॉड लगा दी है। साथ में आपको वाटर में सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना पड़ेगा और सल्फ्यूरिक एसिड के ऐड करने के कारण आपका जो डिस्टिल्ड वाटर है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लायक हो जाएगा। अब आपको इस ग्रेफाइट की रॉड को एक बैटरी से कनेक्ट करना है 6 वोल्ट की। आपके बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो ग्रेफाइट का टर्मिनल कनेक्टेड होगा उस टर्मिनल को हम लोग एनोड कहेंगे और दूसरे वाले टर्मिनल को कैथोड कहेंगे। और जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे इस वाटर से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना स्टार्ट होगा और इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो करने के कारण आप पाओगे कि एनोड टर्मिनल पे आपका ऑक्सीजन गैस का एक्युमुलेशन होगा, वहीं कैथोड के टर्मिनल पे हाइड्रोजन गैस का एक्युमुलेशन होगा। बट आपको हमेशा ही हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस की तुलना में दुगुने में मिलने वाली है। इसको आप समझ सकते हैं आप इस केमिकल रिएक्शन से भी। इस केमिकल रिएक्शंस में आप देख रहे हो कि जब हम लोग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से ब्रेक कर रहे हैं देन वी आर गेटिंग द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। सो दिस प्रूव्स दैट you will always get the hydrogen twice amount of oxygen। ऑक्सीजन की तुलना में आपको हाइड्रोजन हमेशा ही दुगुने में मिलने वाला है इस इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन के ड्यूरेशंस में। अब हमारा जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है इसके कुछ और भी एग्जांपल्स हैं और यहाँ पे हम लोग फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में समझने वाले हैं। 2 ऐसे कंपाउंड हैं सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। ये दोनों ही कंपाउंड सनलाइट के अगेंस्ट में सेंसिटिव होते हैं, इस कारण से इन दोनों कंपाउंड को हम लोग लैब में डार्क बोतल के अंदर में प्रिजर्व करके रखते हैं। तो अगर आपका सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड सनलाइट के प्रेजेंस में एक्सपोज होता है तो इनका फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन होगा और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन होने के कारण आपको सिल्वर मिलेगा। ये जो सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का दोनों का जो कलर होता है ये व्हाइट होगा, लेकिन जैसे ही इसका फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन होगा तो आपको ग्रे कलर का सब्सटेंस मिलेगा और क्लोरीन गैस क्या होगा इवॉल्व हो जाएगा और ये ग्रे कलर का जो सब्सटेंस है आपका ये सिल्वर है। और इन दोनों केमिकल रिएक्शंस को हम लोग पहले ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज करते थे, ठीक है। अब आप पाएंगे कि जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है इन सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के ड्यूरेशंस में हमने एनर्जी को किसी न किसी फॉर्म में सप्लाई किया है और किसी भी रिएक्शंस में अगर हम लोग एनर्जी को सप्लाई करते हैं तो उस रिएक्शंस को हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। तो सारे के सारे एग्जाम्पल्स जो हमने अभी तक पढ़े हैं, जो कि हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के ड्यूरेशंस में पढ़े, सारे के सारे एंडोथर्मिक नेचर के हैं या कह सकते हैं कि सारे के सारे एंडोथर्मिक रिएक्शंस के ही एग्जाम्पल हैं। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें हीट एनर्जी सप्लाई की जाती है, हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। सो अगर किसी भी रिएक्शंस में आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हो किसी भी फॉर्म में देन सच ए टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आज के ड्यूरेशंस में हमने 2 रिएक्शंस के बारे में पढ़ा। एक रिएक्शंस जो पढ़ा वो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस पढ़ा और यहाँ पे हमने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स
भी पढ़े, जिसके हेल्प से हम लोगों ने कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को समझने का ट्राई किया। इसके बाद हम लोगों ने डीकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ा। आप पाओगे अगर कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शंस को आप कंपेयर करोगे तो आप कह सकते हो कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में two and more reactants combine together and form a single product, whereas in the decomposition reactions single reactant breaks down into two or more products, so that's why these two are the opposite in nature। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को भी हमने समझने के लिए अलग अलग तरीके के एग्जांपल्स लिए और हमने ये पाया कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन अलग अलग टाइप के भी हो सकते हैं, क्योंकि हमने सब्सटेंस को डिकम्पोज करने के लिए कभी हीट एनर्जी सप्लाई की, कभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई की और कभी हमने लाइट एनर्जी सप्लाई की। तो एनर्जी के सप्लाई की बेसिस पे हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया। पहला हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन था, जिसमें हमने हीट एनर्जी सप्लाई की और हीट एनर्जी सप्लाई करके सब्सटेंस को ब्रेक किया। दूसरा जो हमने पढ़ा वो हमने इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ा, जहां पे हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई की और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के सप्लाई के कारण हमारा सब्सटेंस सिंपलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो रहा था। और तीसरे टाइप का जो हमने थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ा वो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन था, जिसमें हमने लाइट एनर्जी सब्सटेंस में सप्लाई की और लाइट एनर्जी के कारण आपने देखा कि हमारे सब्सटेंस ब्रेक हो रहे थे। तो आज की ड्यूरेशंस में हमने इतने सारे कॉन्सेप्ट को या फैक्ट को समझने का ट्राई किया है।